नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं सरिता स्वादी डीईएस विद्यालय के अध्यापिका हूं और हिंदी संयुक्त इस विषय को लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहली कविता, जिसका नाम है सौंधी सुगंध और लिखा गया है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, और जिन्हें अचूक के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने किस प्रकार से इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो आज हम चलते हैं पीपीटी के माध्यम से कि वर्षा ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को लेखक ने किस प्रकार से या कवि ने किस प्रकार से अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तो आज हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहली कविता का नाम है सौंधी सुगंध और इसे लिखा गया है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, जो अचूक के नाम से जाने जाते थे। तो आप यहाँ पर दो दृश्य देख रहे हैं। तो इन दृश्यों में वर्षा ऋतु किस प्रकार से वर्षा में पेड़ पौधे नजर आते हैं, वे भी मनुष्य के समान खुश होते हैं और हमेशा वर्षा का इंतजार करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कवि का परिचय। तो इनका जीवन परिचय है। डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा शहर में हुआ। हिंदी साहित्य में इन्हें अचूक इस उपनाम से जाना जाता है। उन्हें बाल गीतकार एवं बाल कहानीकार के रूप में अधिक जाना जाता है। इन्होंने कविता के विविध अंगों को सूक्ष्मता से जाना पहचाना है। गीत, गजल, कविता एवं दोहे इनकी रचना का प्रमुख विषय रहे हैं। समीक्षा के क्षेत्र में भी इनका कार्य उल्लेखनीय है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता रही है। तो हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने बहुत अधिक बाल गीत लिखे हैं और बच्चों के लिए ही गीत और कहानियां भी लिखी हैं, उसके लिए ही वे प्रसिद्ध हैं। तो उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ हम देख सकते हैं। फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे। तो आज जो हम कविता देखने वाले हैं ना, सौंधी सुगंध, वो इसी में से ली गई है, नदी उफान भरे गीत संग्रह से। गीत खुशी के गाओ तुम, ये बाल गीत संग्रह है। और आज हम देखेंगे सौंधी सुगंध। तो सबसे पहले देखते हैं इस गीत के बारे में। ये गीत यानी क्या? ये जो विधा है हिंदी साहित्य की, गीत, ये विधा, इसे गाया जाता है, यानी जो भी लिखा जाता है उसे गीत के रूप में ये गाने लायक होते हैं। तो ये गीत हिंदी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। स्वर, पद और ताल से युक्त जो गान होता है वह गीत कहलाता है। यानी जिस गाने में स्वर है, पद है, ताल है, उसे गीत कहते हैं। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। इसमें गेयता विद्यमान होती है। गेयता यानी जो गाने लायक होता है। तो उन्होंने जो ये गीत लिखा है उसे गाया जाता है। और आपने फिल्मी गीत सुने हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर मुखड़े के बाद अंतरा और अंतरे के बाद फिर एक बार मुखड़े की कुछ लाइनें दोहराई जाती हैं। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं वो प्रस्तावना में देखते हैं। सौंधी सुगंध, इस गीत में कवि डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक जी ने वर्षा ऋतु का आगमन होने पर पृथ्वी या प्रकृति में छाई प्रसन्नता एवं खुशहाली का बड़ा ही सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के विभिन्न रूपों में होने वाले परिवर्तन का अत्यंत आह्लाददायी वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। यानी बड़ी सुंदरता से कवि ने ये बताया है कि प्रकृति में किस प्रकार से विविध परिवर्तन दिखाई देते हैं और इस ऋतु का इंतजार हम सभी बड़ी बेसब्री से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्षा ऋतु को जानने से पहले या भारत की जो ऋतुएं हैं उन्हें जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ऋतुएं जो हैं वो हिंदू कैलेंडर के आधार पर किन महीनों में आते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर किन महीनों में आते हैं। तो सबसे पहला है वसंत। वसंत जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र या वैशाख, और अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके अनुसार मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। उसके बाद ग्रीष्म ज्येष्ठ, आषाढ़ और मई, जून। उसके बाद वर्षा ऋतु जो है वो श्रावण, भाद्र और जुलाई, अगस्त के महीने में। उसके बाद शरद ऋतु जो है वो अश्विन, कार्तिक, इन महीनों में, और अंग्रेजी के अनुसार सितंबर और अक्टूबर के महीनों में। उसके बाद हेमंत जो है वो है मार्गशीर्ष और पौष के महीने में। उसके बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर या दिसंबर, सितंबर और दिसंबर कहेंगे।
उसके बाद शिशिर जो है वो माघ फागुन या फाल्गुन, जनवरी और फरवरी या फरवरी में होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऋतुओं को जो हम लोगों ने एक इसमें आप तालिका में दिया है कि किस प्रकार से हिंदू कैलेंडर के अनुसार है और अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक सुंदर चित्र देख सकते हैं, भारत की 6 ऋतुएं हैं। यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार से ऋतुएं हैं, और इन ऋतुओं का अपना अपना महत्व है। हर एक ऋतु की अपनी एक खासियत है। तो हम देख सकते हैं, तो शरद में किस प्रकार से चित्र है, हेमंत का किस प्रकार से है, शिशिर कैसा है, वसंत कैसा है, ग्रीष्म कैसा है, वर्षा कैसी है। तो यहाँ पर वो सुंदर चित्र आप देख सकते हो कि इन ऋतुओं को दिखाने के लिए ये चित्र आप लोगों के सामने रखे गए हैं। तो ध्यान रखिए, भारत की 6 ऋतुएं हैं, उसमें से हम शुरू कर सकते हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये ऋतुओं का चक्र है, यानी एक के बाद एक आते रहते हैं। तो अब हम इन ऋतुओं का महत्व भी देखेंगे। तो वसंत या वसंत ऋतु कहा जाता है। भारत में फरवरी और मार्च में इस ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में मौसम मनमोहक और सुहावना होता है। इस ऋतु में बसंत पंचमी और होली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, इसीलिए इस ऋतु को ऋतुराज वसंत भी कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। तो सरस्वती माँ का चित्र भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए बसंत पंचमी, और अक्सर पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा रही है। उसके बाद सुंदर सुंदर फूल इस ऋतु में खिलते हैं, इसीलिए होली का त्योहार भी होता है। रंगों का त्योहार हम कह सकते हैं। और ये जो प्रकृति में जो रंग हैं, इनका ही इस्तेमाल बहुत पहले होली के रंगों के लिए किया जाता था। क्योंकि प्रकृति में ही इतने सुंदर सुंदर रंग हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आगे है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 2 ऋतुओं का वर्णन है यहाँ पर। तो यह ऋतु दिसंबर और जनवरी के महीने में अपना रंग बिखेरती है। शीत ऋतु 2 भागों में बांटी जाती है, या 2 ऋतु में 2 भागों में बांटा जाता है। हल्के गुलाबी जाड़े को हेमंत ऋतु का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं? हल्के गुलाबी जाड़े को यानी हेमंत ऋतु, यानी जिसमें ठंड हल्की हल्की शुरू हुई होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। उसके बाद जब ठंड बढ़ जाती है, तीव्र और तीखे जाड़े को शिशिर कहते हैं। यानी जब ठंड बहुत बढ़ जाती है, तीखी हो जाती है, चुभने लगती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? शिशिर। इस नाम से हम उसे पहचानते हैं। शिशिर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, घना कोहरा छाने लगता है। आपको मालूम है, घना कोहरा म्हणजे धुकं मराठी में। तो उस कोहरे के कारण भी ये ऋतु प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इस कोहरे के कारण ये कभी कभी अच्छे दिन भी दिखाती है, कभी कभी बुरे भी, यानी दुर्घटनाएं भी इस घने कोहरे के कारण हो जाती हैं। तो सावधानी की भी आवश्यकता है इस ऋतु में। तो इस ऋतु में प्रकृति पर बुढ़ापा छा जाता है। अब क्या होने लगता है? इस ऋतु में बुढ़ापा छा जाता है प्रकृति में, और जो पत्ते हैं, पेड़ से पत्ते जो हैं, वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, यानी पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला है शरद ऋतु। इसे पतझड़ भी कहते हैं, जैसे उसी को लगकर है ना ये। तो मौसम सुहावना हो जाता है। उसके बाद शरद को मनोहारी और स्वस्थ ऋतु मानते हैं। शरद पूर्णिमा का सौंदर्य देखते ही बनता है। अक्टूबर तक इसका अस्तित्व रहता है। यानी ऐसा है कि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ताजमहल भी देखा जाता था। आजकल हमें उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन पहले कहा जाता था कि अगर ताजमहल की सुंदरता को निहारना है, परखना है, तो अधिकतर इस पूर्णिमा के दिन अगर जाओ तो बहुत सुंदर ताजमहल नजर आता था, या है भी, लेकिन आज हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। जून और जुलाई के महीने में यह ऋतु आती है। इस ऋतु में सूर्य की गति उत्तरायण की ओर होती है। चारों दिशाओं में कष्ट देने वाली हवाएं चलती हैं। सभी वर्षा ऋतु का इंतजार करने लगते हैं। तो अब जब ग्रीष्म यानी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते जून और जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, और इस गर्मी के कारण हर एक को कष्ट होने लगता है। यानी प्रकृति में जो भी है, पशु पक्षी मानव, सभी को कष्ट होने लगते हैं, और हर कोई इसका इंतजार करने लगता है, वर्षा ऋतु का इंतजार करने लगता है। उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है, उसका जब आगमन होता है, तो क्या होता है? हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं।
आज वैसा नहीं है कि आज हम देख सकते हैं कि निरंतर महीने भर वर्षा ही चलती रहती है। तो कुछ समय के लिए यानी जब वर्षा ऋतु का समय है तभी उसे होना चाहिए, ऐसे हर व्यक्ति सोचता है। तो वर्षा ऋतु में क्या है, भीषण गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलती है। यानी सब प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत समय से वे मनुहार करते हैं ना, इंतजार करते हैं। यानी मनुहार करना है ना, इंतजार करते रहते हैं। और जब ये वर्षा होने लगती है तो हर कोई राहत महसूस करता है, यानी सुकून महसूस करता है। इसके प्रभाव से प्रकृति लहलहा उठती है, यानी हर तरफ हरियाली छाने लगती है। तो नीचे लिखाई है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसे वर्षा रानी भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु को वर्षा रानी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम वसंत को ऋतुराज वसंत कहते हैं, उसी प्रकार से वर्षा को भी वर्षा रानी कहा जाता है। तो आज जो हम कविता देखने वाले हैं वो इसी पर आधारित है। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का ही वर्णन किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कविता का पहला जो है, ये जो गीत कह सकते हैं, तो पहला मुखड़ा यहाँ से शुरू होता है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यानी इस कविता में अधिकतर क्या बताया गया है कि जब पहली वर्षा धरती पर गिरती है, उस मिट्टी पर गिरती है, तो उस मिट्टी से जो सुगंध आती है वो सुगंध कैसी होती है, सौंधी सौंधी या भीनी भीनी अच्छी लगने वाली वो सुगंध होती है। और वो सुगंध जो है वो मिट्टी से बातें कर रही है, और अपनी उन दोनों किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहती है, वो जो सुगंध है, वो जो खुशबू है, वो मिट्टी से क्या कह रही है, उसे हम इस कविता में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला था सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, यानी वो जो मिट्टी है, मिट्टी से वो जो उस पर जो बूंदे गिरी है पानी की, उसमें से जो सुगंध निकल रही है, वो सुगंध मिट्टी से बात कर रही है। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, यानी जैसे ही बादल बरस गए हैं और धरती ने क्या किया है, आंखें खोली हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, यानी आपको मालूम है कि वर्षा ऋतु में सबसे पहले किसे बहुत खुशी होती है, तो मयूरा यानी मोर बहुत खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो वो क्या कह रहा है, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, यानी वो कह रहा है कि चारों ओर हरियाली छा गई है, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। यानी सदियों से उसका एक सपना है कि जैसे ही वर्षा की बूंदें धरती पर गिरेंगी या बादलों की गड़गड़ाहट होने लगेगी, वो क्या करना चाहता है, तो नृत्य करना चाहता है, सुंदर नृत्य करना चाहता है। और उसका वो जो सपना है, जो सदियों से वो लेकर चला है, वो वर्षा के आते ही पूरा हो जाता है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, यानी वो क्या कह रहा है कि मैं केवल अकेला नहीं नृत्य करूंगा, बल्कि अब मेरी टोलियां होंगी और टोली में हम रहकर नृत्य करेंगे। खुशी जो है जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। तो वैसे ही वो मयूर या मोर कह रहा है कि ये जो है वर्षा ऋतु में नाचने का जो आनंद है वो हम अकेले नहीं बल्कि एक टोली में लेंगे। तो ये मयूरा का सपना जो है वो भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं कि कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। तो पहला है सौंधी यानी सुगंधित, सदियों 100 वर्षों का समय, माटी यानी मिट्टी, मयूरा मोर, टोली समूह। तो आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि जो मिट्टी पर गिरने वाली जो बूंदें हैं उनमें से निकलने वाली जो सुगंध है वो मिट्टी से बातें कर रही हैं, और वो कहती है कि जैसे ही वर्षा की बूंदें धरती पर गिर रही हैं, उसी को देखकर धरती ने क्या किया है, उस एहसास से धरती ने अपनी आंखें खोली हैं। और जैसे ही वर्षा की ऋतुएं या वर्षा ऋतु आगे बढ़ती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगती है। जो सूखा था ग्रीष्म में वो सब समाप्त होने लगता है। और मयूरा जो है जिसके मन में जो सपना है नृत्य करने का,
वर्षा ऋतु में, और अकेले नहीं बल्कि टोली के साथ नृत्य करने का जो उसका सपना है सदियों से जो है वो आज क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। तो हर इस वर्षा ऋतु जैसे ही उसका आगमन होता है उसका ये सपना पूरा होता नजर आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यानी बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, यानी जैसे ही वर्षा का आगमन हो गया है क्या हुआ, बाग बगीचे वहां जो पेड़ पौधे हैं वे भी वर्षा ऋतु से प्रसन्न हो गए हैं। उन पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो उन्हें बहुत प्यारा एहसास दे रही हैं। तो बाग बगीचे प्रसन्न हो गए हैं। ताल तलैया ने छोटे जो तालाब होते हैं, तालाब या झरने, वो क्या होने लगते हैं, भरने लगते हैं और वे भी खुशी से झूम उठते हैं और जैसे सब मुस्कुरा रहे हों ऐसे कवि कल्पना करते हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, और जो पेड़ पौधे हैं उन पर जब ये वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है और वे भी ऐसा मालूम होता है जैसे कि वे भी गीत सुना रहे हों। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। मस्त पवन यानी उसी वर्षा के दौरान जो हवा बहती है वो भी बहुत ही प्रसन्न या मस्ती से यहाँ वहां घूमती है। ऐसा लगता है जैसे उसने भी अपनी झोली खोल दी है और मुक्त रूप से वो यहाँ वहां घूम रही है, सभी में प्रसन्नता और बांट रही है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये सभी वर्णन जो सुगंध है वो माटी को सुना रही है। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, यानी वर्षा के आगमन से बाग बगीचे जितने भी थे वे सब क्या होने लगे, मुस्कुराने लगे। ताल तलैया जो थे वे पानी से भर गए और ऐसा लगने लगा जैसे वे भी खुशी महसूस कर रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाया, और पेड़ पौधे आपको मालूम है कि जैसे उन पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और हवा जो है वो भी उस समय चलती है तो उसके कारण पत्ते जो हैं वो झूमते हुए, पेड़ पौधे डोलते हुए नजर आते हैं। तो जैसे वे भी बड़े खुश हैं और गीत सुना रहे हों, इस प्रकार से कल्पना कवि कर रहे हैं। तो इसके जो शब्दार्थ हैं वो देख लीजिए। ताल तलैया यानी तालाब झरना, पवन हवा, झोली यानी थैली, तरु यानी वृक्ष। तो इस प्रकार से इसमें इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अगला है सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। सागर यानी समुद्र, मनसुबा यानी इरादा, दुनिया यानी संसार, श्रृंगार यानी सजावट, धरती पृथ्वी भूमि, रोली यानी हल्दी चूने का चूर्ण, माथा मस्तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, यानी सागर यानी समुद्र वो भी खुशी से भर गया। यानी उसे मालूम है कि अब नदियां भर भर कर उस पे आकर अपना जल देने वाली हैं। उसका जो इरादा था वो भी क्या हो गया, सफल हो गया है। तो वो कहता है कि मैं भी आज खुश हूँ, बरसों से मेरा जो इरादा था वो भी क्या होने लगा है, वो भी सफल हो गया है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। वो इतना खुश है कि वो उस खुशी के कारण क्या होने लगा है, अपनी सुध बुध खो बैठा है, स्वयं में खो गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, यानी धरती पर जो पेड़ पौधे रंग बिरंगी जो भी फूल खिलने लगे हैं उससे धरती का श्रृंगार हो गया, यानी धरती सज गई है और ऐसा लगता है मानो धरती ने अपने माथे पर रोली यानी टीका लगा लिया है। ये जो भी हरियाली या हरापन जो छाया हुआ है उसकी उसने क्या लगा ली है, रोली यानी टीका लगा लिया है अपने मस्तक पर। तो सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये सारा वर्णन जो है वो सुगंध जो है वो मिट्टी को या माटी को बता रही है। तो फिर से एक बार देखते हैं। सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर के जो इरादे थे वो पूर्ण हो गए हैं, वो खुश है,
सफल हो गया है उसका मंसूबा, इसलिए वो खुश है। और दुनिया में आकर, यानी इस खुशियों की दुनिया में वो आ गया है और अपनी सुध बुध भी वो खो बैठा है। कहता है कि मैं स्वयं में ही खो गया हूँ, अब आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, और धरती ने भी क्या श्रृंगार किया, इन पेड़ पौधों का, हरियाली का, या जो भी रंग बिरंगे फूल खिले हैं उनका श्रृंगार किया। और फिर ऐसा लग रहा है मानो कवि को कि जैसे धरती ने अपने माथे पर इस रंग की टीका लगा लिया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, और यही वर्णन जो मिट्टी की सुगंध है वो मिट्टी से कह रही है। अगला है, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन्हें वो कहती है पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। इन्हें ये वर्षा ऋतु जो है ये वसंत काल, जो भी वसंत काल का वो जो खुशियां उस समय होती हैं उसके कारण वो खुशियां ही यहाँ पर वर्षा ऋतु में भी उसका आनंद सभी उठा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में क्या जगाता है, आशा, आस यानी विश्वास, आशा, आस यानी आशा, विश्वास बढ़ाता है। और ये सब देखकर कवि भी इतने भावुक हो गए हैं, उन्हें ये सब कुछ, ये दृश्य देखकर वे इतने खुश हैं कि नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। यानी क्या, ये कविता लिखकर उन्होंने इस कविता का पुष्प कहाँ चढ़ाया है, धरती पर, उस सौंदर्य पर चढ़ाया है, वर्षा ऋतु की उस सुंदरता पर चढ़ाया है। और वे क्या हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं, उनका सिर जो है वो झुक गया है आदर के साथ। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, और इसमें आपको मालूम है कि हर कोई खुशी से, हर जगह हंसी और ठिठोली आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी हर कोई खुश नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा रूपी जो पुष्प है वो अर्पित हो रहा है। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और हर तरफ हंसी ठिठोली, सभी खुश हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इस वर्षा में भी सब उस वसंत में जो कुछ होता है उसका आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ हैं पावस यानी वर्षा ऋतु, अचूक ये कवि का नाम है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, कृपा शंकर शर्मा जो थे वे अचूक के नाम से जाने जाते थे, और इसीलिए वहां पे लिखा गया है नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। पद यानी चरणों में, पुष्प उन्होंने जो कविता लिखी है वो कविता रूपी पुष्प वो चढ़ा रहे हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, और सदियों से ये क्या चलता आया है, हंसी ठिठोली यानी मजाक चलता आया है। मधुमास यानी वसंत, सदा यानी हमेशा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब कविता तो पूरी हो चुकी है, अब देखिए कि किस प्रकार से कवि यहाँ पर फिर से एक बार हम देखेंगे कि किस प्रकार से हर एक महीने का या हर एक ऋतु का महत्व है और उसमें अपनी अपनी विशेषताएं उन ऋतुओं की होती हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने किसकी विशेषताएं देखी, तो वर्षा ऋतु की विशेषता का वर्णन हमने यहाँ पर कवि ने किया हुआ है वो देखा है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व और अपनी विशेषता है। भीषण गर्मी के कारण तापमान बढ़ता है, सभी भीषण गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। तो कवि ने हमें क्या बताया कि हम लोगों ने वो ऋतु चक्र भी देखा कि किस प्रकार से वो ऋतु चक्र था, और उसमें जब भीषण गर्मी पड़ती है तो सभी, हर कोई व्याकुल होता है। प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो व्याकुल हो जाती है। किस लिए व्याकुल थी, तो वो वर्षा ऋतु का इंतजार कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द इन बादलों को बरसाओ। तो जो भी व्याकुलता लोगों में थी, प्रकृति में जो थी, वो क्या होने लगती है, जैसे ही वर्षा आती है तो ये व्याकुलता जो है वो समाप्त होने लगती है। वर्षा तपती गर्मी से राहत दिलाती। तो ये जो वर्षा है क्या करती है, जो तपती गर्मी थी, भयंकर या भीषण गर्मी जो थी, उससे राहत दिलाती है, सुकून दिलाती है। चमचम करता हुआ पानी देख सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। जैसे ही आपको मालूम है कि जैसे ही वर्षा की बूंदें बरसने लगती हैं तो हर कोई उस वर्षा की
की बूंदों में जाकर क्या करना चाहता है, खुशी अनुभव करना चाहता है और सभी के चेहरे पर रौनक नजर आती है। पहली बारिश की बूंद धरती को स्पर्श करती है, जिस कारण मिट्टी से सौंधी सुगंध आने लगती है। यानी क्या होने लगता है, जब पहली बारिश की बूंदें धरती को स्पर्श करती हैं तो उसमें से एक प्रकार की सुगंध निकलती है, जिसको यहाँ पर नाम क्या दिया है, सौंधी सुगंध। उस सुगंध को नाम है, उसे कहते हैं सौंधी सुगंध। भीनी भीनी भी कह सकते हैं, भीनी भीनी खुशबू जो है वो हमें लेने को मिलती है। तो यह सौंधी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती है। तो कवि ने देखो कितनी सुंदर कल्पना की है कि किस प्रकार से, क्या हम ये कभी सोच सकते हैं कि वो जो सुगंध है वो ही स्वयं मिट्टी से बातें करने लगे। तो यहाँ पर यही तो है विशेषताएं कवियों की, जब वे रचनाएं करते हैं तो जो हम सोच नहीं सकते वे सोचकर उसे लिख डालते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उस सौंधी सुगंध ने मिट्टी से बात की है और वो क्या कह रही है, वह वर्षा के कारण प्रकृति के विभिन्न रूप में, प्रकृति में जो विभिन्न परिवर्तन होने लगते हैं उन परिवर्तनों को वो एक एक करके बता रही है। उसमें वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों से सभी को रूबरू कराती है। रूबरू यानी सबको सामने से वो बताती है कि किस प्रकार से, यानी प्रत्यक्ष रूप में वो दिखा रही है कि क्या क्या इस वर्षा ऋतु में होने लगता है। पेड़ पौधे, नदी तालाब सब भरने लगते हैं, पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, नदी तालाब भी खुशियों से बहने लगते हैं। वर्षा ऋतु एक प्रेरणादायी ऋतु है। यानी क्या है, एक प्रेरणादायी ऋतु है। वह प्रत्येक मानव के मन में आस एवं विश्वास भर देती है। इन्हें वो क्या करती है, आशा जगाती है कि आने वाले दिन जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे। उनकी फसलें जो होंगी, खास तौर पर जो कृषक हैं हमारे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आशा और विश्वास दिलाती है कि उनकी जो फसलें हैं वो बहुत ही अच्छी होंगी और आने वाला समय जो होगा वो खुशहाली का समय होगा। इसलिए सदियों से वर्षा का स्वागत होता आ रहा है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। सदियों से वर्षा के आगमन पर लोग खुश होते हैं और होते रहेंगे। यही कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, किस प्रकार से प्रकृति का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि वर्षा ऋतु में अनेक परिवर्तनों में प्रकृति जो है वो सज जाती है, धरती बड़ी सुंदर लगती है और ये हमें आने वाले दिनों में किस प्रकार से खुशहाली होगी इसका एक प्रकार से अंदाजा देती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कविता आप फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हो सकता है आप इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग आप लोग निबंधों में कर सकते हैं। तो आशा है कि जो कुछ आज करवाया गया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।